अब मैं आपके मुंह सुनना चाहता हूँ कि कुछ कंपनीज ऐसी रही हैं क्या इस इंडस्ट्री में जिन्होंने चीटिंग की है? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस बन गए, बहुत सारे मीम्स बन गए। चित चेहरा मिस्टर रवि ओपी शर्मा मीटिंग हॉल में आने वाले थे 100, 150, 200 लोग। तो मैं पहली बार मैं डर गया, और आप बिलीव करेंगे मैं इतना डर गया, मैंने कहा ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। एक वीडियो उनका वायरल हुआ, रवि शर्मा जी ने ये बोला कि मैं 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर करता हूँ, मेरे पास 10 लग्जरी गाड़ियाँ हैं, मैं ऑडी, BMW, मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा जीजा जी का ये इतने करोड़ का होटल है, तो मेरा मंथली टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर रहता है। पॉइंट वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई प्राइसिंग रहती है, कुछ के तो मैंने प्रोडक्ट्स देखे हुए हैं। हाँ। प्राइसिंग इतनी हाई रहती है। तो आपने जब स्टार्ट किया था उसके कितने दिनों बाद आपका पहला चेक आया था? क्या डायरेक्ट सेलिंग में काम करने का ऐसा बेनिफिट है जो किसी और इंडस्ट्री में नहीं है? कई बार लोग इस सिस्टम को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, कई बार इसको MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, Right. कई बार इसको आप पिरामिड कई लेवल पे कहा जाता है। हालांकि ये पिरामिड जैसा कुछ होता नहीं है। एक बार आपने सुना है ना, मीम में वीडियोस बनते हैं तो 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8 है। पैसा डबल करना, पैसा ट्रिपल करने का लालच देके शॉर्टकट, कम समय में अमीर बनना। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पंक्ति के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को, जिसके पास कुछ भी रास्ता नहीं है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अपने सपने तो बहुत दूर की बात है, अपने घर की ज़रूरतों को कैसे फुलफिल करूंगा, वहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और हमारे जैसे लोग उनके साथ खड़े होते हैं और कंधे से कंधा मिला के उनके साथ उनके सपनों को भी पूरा कराते हैं और बिजनेस में भी लेके आते हैं। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। मैंने लास्ट पॉडकास्ट जो शूट किया था समीर जी का, उस पॉडकास्ट के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए और जो कि मुझे लगा कि पूछने चाहिए। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जिनमें डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत सारे मिथ, बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं और लोग कह रहे हैं कि हाँ ये कि स्कैम है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो आज मेरे साथ हैं वेदांत मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के को फाउंडर एंड डायरेक्टर रुद्र प्रताप सिंह, जो कि काफ़ी नॉलेज है उनको, 10 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैंने काफ़ी लंबा डिस्कशन किया है उनसे इस पॉडकास्ट से पहले। बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने उनसे पूछे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे आंसर दिए हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने नहीं भी पूछे हैं, जो मैं उनसे एकदम डायरेक्ट पूछूंगा, ताकि वो प्रिपेयर ना हो पाएँ और ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस क्वेश्चन कर पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा बाल की खाल निकाल पाऊँ और समझ पाऊँ कि क्या सच में इसमें कुछ मिथ है या ये सच में बहुत ही अच्छी इंडस्ट्री है। तो ठीक है रुद्र जी, स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए अपना आप। जी, थैंक यू वेरी मच जिनेंद्र जी। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए अपने पॉडकास्ट में। और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बहुत सारे जो मिथक, जिनको हम लोग मिसकंसेप्शंस कह रहे हैं, उनका जवाब मैं आपके दे पाऊँगा और मैं आपकी उम्मीदों को खरा कर पाऊँगा। तो सबसे पहले अगेन थैंक यू। एंड जैसा कि जिनेंद्र जी ने बताया, मैं आपके दर्शकों को अगेन बताना चाहता हूँ, मेरा नाम जैसे जिनेंद्र जी ने बताया रुद्र प्रताप सिंह है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैं बाई प्रोफेशनल एक डायरेक्ट सेलर के रूप में मेरी शुरुआत हुई। एंड लगभग आज से, जैसा आपने बताया प्रोफाइल में, 10 साल पहले मैं इस इंडस्ट्री में आया। और बीइंग एज अ डायरेक्ट सेलर इस इंडस्ट्री को शुरू करना एज अ फ्रेशर, और आज एक अच्छा इनिशिएटिव की शुरुआत लगभग 6 महीने पहले वेदांत के रूप में हुई। और अभी अपनी कंपनी चला रहे हैं अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, और ख़ासकर हिंदुस्तान के उन सारे लोगों के लिए एक अच्छी उम्मीद की किरण देने का काम कर रहे हैं वेदांत के माध्यम से। ओके, तो इससे पहले क्या करते थे आप, डायरेक्ट सेलिंग से पहले? एक्चुअली मेरा जो करियर शुरू हुआ, मैं आपको बताऊं, वो डायरेक्ट सेलिंग से ही शुरू हुआ। अब इसको आप फॉर्चुनेट समझें या अनफॉर्चुनेट समझें। एंड बात मैं आपको 2015 की बात अगर मैं आपको बताऊं, तो 2015 में मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहली बार सुनने का मौका मिला। एंड मैं उस समय स्टडी कर रहा था, BSc पार्ट 2 में मैं स्टडी कर रहा था। एंड जैसा कि शुरू में सबको होता है कि एक बैचलर होने के नाते आपके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। और चूँकि मेरा बैकग्राउंड एक्चुअली कोई बिजनेस फैमिली से या फिर गवर्नमेंट जॉब्स वाला मेरा बैकग्राउंड नहीं है। मेरे फादर एक सिंपल साधारण कृषि वाले व्यक्ति थे। और चूँकि अर्ली एज में, मैं 7th में था, तो मेरे फादर की डेथ हुई। और उसके वजह से कहीं ना कहीं मतलब आप कह सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली जो लाइफ जीती है, वैसी लाइफ भी मतलब बड़ा चैलेंज था जीना। मेरी स्टडी और रेंट पे रहना, ये सब चीज़ें इतनी थी कि इन्होंने बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। तो जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की किसी कंपनी के बारे में मैंने पहली बार सुना, और जिनेंद्र जी, जब वहाँ पे लोग डायरेक्ट सेलिंग में, खास कई बार आपने देखा होगा कि लोग कंपनियों का मार्केटिंग प्लान बताते समय ना बहुत सारे अचीवमेंट के बारे में बताते हैं कि ये हमारे सर हैं, इन्होंने कार ली है और इन्होंने ये ली है। तो एट दैट टाइम वो जिस कंपनी की प्रेजेंटेशन मुझे दिखा रहे थे,
तो वहाँ पे एक कारों के अचीवर्स की एक फाइल थी जिसको वहाँ कार बुक कहा जाता था। एंड मुझे वो कार बुक रिप्रेजेंट करी गई, और जब मैं उस कार बुक को देख रहा था तो उन्होंने बहुत सारी कारों के नाम बताए। ये हमारे कोई सर हैं जिन्होंने ऑडी ली है, BMW ली है, मर्सिडीज ली है। तो मैं उनको देख के बहुत हाईली इम्प्रेस था, क्योंकि बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ और बड़े अच्छे सूट वूट पहने हुए लोग। तो जनरली लोग जिन चीज़ों से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं वो चीज़ें मुझे दिखाई गई और मैं प्रभावित हुआ। तो मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया, भरोसा आया कि जिन चीज़ों को मैं पाना चाहता हूँ, जो चीज़ें मेरी अभी माली हालत में पॉसिबल नहीं लग रही हैं, वो चीज़ें इस इंडस्ट्री से मुझे ऐसा भरोसा हो गया। और लेट मी वेरी क्लियर जैनेंद्र जी कि फर्स्ट टाइम में ही, पहली बार में ही, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, ईश्वर की कुछ अनुकंपा रही होगी कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों को अक्सर समझ में नहीं आता है। हाँ। और मैं सौभाग्यशाली था कि पहली बार में मुझे पता चल गया। एंड दैट टाइम कुछ मुझे लग रहा है 3-4 महीने मुझे लगे डिसीजन लेने में। डिसीजन लेने में इसलिए लगे, भरोसा पहली बार हो गया, लेकिन मैं चाहता था कि इसको और ज़्यादा कंफर्म कर लिया जाए कि क्या मैं यहाँ अपना करियर बना सकता हूँ। एंड फाइनली 2015 के बाद लगभग ऑलमोस्ट मिड 2015 में मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शुरुआत की। तो आपने जब स्टार्ट किया था उसके कितने दिनों बाद आपका पहला चेक आया था? क्योंकि ये बहुत सब कुछ बताता है कि मेरा पहला चेक कितने दिनों बाद आया, इतने रुपए का आया। तो आप भी बताइए कितने रुपए का चेक था वो और कितने दिनों बाद? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ना चेक्स को लेके बात ही इतनी होती है कि आपने देखिए लिस्ट में आपने दूसरा ही तीसरा सवाल चेक्स को लेके पूछ दिया, क्योंकि कई बार प्रमोट किए जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोगों के चेक। हालांकि मैं इसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता चेक्स प्रमोट करने में, क्योंकि मैं उस बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ कहा जाता है कि आपको, हमारे घर में हमको सिखाया जाता था कि आपको अपने घर में भोजन और भजन और आपके घर में जो खजाना है, इन तीनों चीज़ों को पर्दे में रखना चाहिए। तो मैंने वैसी शिक्षा ग्रहण की है, संस्कार। तो हालांकि मैं कभी भी इन चीज़ों को बिलीव नहीं करता कि प्रमोट करना चाहिए, लेकिन फिर भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे इन चीज़ों का प्रचलन है। और रही बात मेरी, जो आपने सवाल किया, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक्चुअली चेक क्या, बेसिकली सबसे पहले कमीशन बनता है। आप जो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं अपनी खुद की आईडी पे परचेज करके, तो मैंने फर्स्ट मंथ में ही जो प्रोडक्ट परचेज किए थे, तो उसी से मेरा लगभग वो जो रीपरचेज कैशबैक के नाम से एक कोई ऑफर था उनका, तो वहाँ पे मेरा लगभग 31 या 32 रुपीज़ के आसपास का कमीशन कैशबैक एक तरीके से कह लीजिए आया था। क्योंकि उस महीने मैंने कोई काम नहीं किया था, मैं सिर्फ एक यूजर के तरीके से डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में रजिस्टर्ड हुआ एंड आई वॉट सम प्रोडक्ट जो मुझे यूज करने थे, एंड उन प्रोडक्टों को कंजप्शन करने से मुझे कुछ डिस्काउंट मिला, वो मेरे अकाउंट में आया। वो 31 रुपीज़ था। कई बार ये भी मिसकंसेप्शन है, कुछ लोग कहते हैं कि ये 31 रुपए का चेक, 10 रुपए का चेक और उसके बाद 10 लाख रुपए का चेक। तो एक्चुअली ये 31 रुपए का चेक नहीं था, वो एक तरीके का कैशबैक ऑफर था। अगर पे आउट की बात करेंगे तो इनकम तो तभी जनरेट होगी जब आप नेटवर्क में काम करेंगे और आप नीचे से सेल निकाल के जनरेट करेंगे, तो उसको इनकम कहते हैं। तो अभी तक आपने कितनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जॉब की है या काम किया है? जॉब तो ये भी एक्चुअली एक मिसकंसेप्शन जो है हमारे मन में, उनका पार्ट है। लोगों को अभी भी हमारे मन में वही है ना, जॉब वाला। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी वैसे ही निकलते हैं आपके अंदर से भी। तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत प्रिविलेज्ड मानता हूं अपने आप को, बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं मैं अपने आप को कि मुझे बहुत ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा। और जैनेंद्र जी, आपको बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग में लोग मिलेंगे, आज अच्छी अच्छी पोजीशंस पे लोग हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे तो कोई आपको बोलेगा मैंने 10 कंपनी की हैं, कोई बोलेगा मुझे 15 कंपनी की हैं, फिर मुझे ये कंपनी का चुनाव मिला और अभी मैं कर रहा हूँ। बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे पहली बार में ही एक तो डायरेक्ट सेलिंग पे भरोसा हो गया, और दूसरा मुझे सौभाग्य से कंपनी ऐसी मिली डायरेक्ट सेलिंग में जो जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जेन्युइन प्रोडक्ट विद जेन्युइन प्राइसिंग। और मैं बहुत अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की डी जो मैंने पहली सीखी वो उस कंपनी से सीखी, और उस कंपनी को मैंने रिप्रेजेंट करा। ये मेरे लिए गर्व की बात इसलिए है क्योंकि वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनी। तो मैं जब अपनी कंपनी को एट दैट टाइम रिप्रेजेंट करता था तो मैं कहता था कि मैं भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करता हूँ। तो और मैंने वहाँ पे लगातार लगभग 8 साल काम किया, और वो 8 साल मेरे लिए मैंने एक कह सकते हैं आप जीरो से शुरू करके
और जो डायरेक्ट सेलिंग में आके कहीं ना कहीं लोगों के ड्रीम बिल्ड हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। मैंने भी जिन ड्रीम्स को लेके शुरुआत की, वो सारे ड्रीम्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके धीरे धीरे मैंने यहाँ से फुलफिल किए, और कह सकते हैं उस कंपनी में बहुत बड़ा योगदान मेरा रहा है। कंपनी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है, भले ही आज मैं उस कंपनी में नहीं हूँ, लेकिन उस कंपनी ने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ईच एंड एवरीथिंग अबाउट डायरेक्ट सेलिंग, जो कुछ भी आज मैं जानता हूँ, उसमें बहुत बड़ा पार्ट उस कंपनी का है। जहाँ मैंने 8 साल काम करा, मैं वहाँ डायमंड बना। और उसके बाद आपने चूंकि कितनी कंपनियों का सवाल पूछा, तो मैं आपको मेंशन कर दूं कि उसके बाद मैंने उस कंपनी को रिज़ाइन करके और एक और कंपनी ज्वाइन की। और उस कंपनी में मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 8-10 महीने काम किया। इवन आप 1 साल समझ सकते हैं, 1 साल काम किया। लेकिन चूंकि मैं खुद मानता हूँ कि वो मेरा डिसीजन गलत था। और एट दैट टाइम जब मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करा, मैंने बड़ी, चूंकि हर आदमी उम्मीद और आशाओं के साथ शुरू करता है एक नया कॉन्सेप्ट, तो मैंने वहाँ के मैनेजमेंट को देख के शुरू करा, और मैं कहूँगा पहचान नहीं पाया मैं। और मुझे जल्दी रियलाइज़ हो गया कि वो कंपनी कहीं ना कहीं लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और दैट इज़ द रीज़न कि मैंने बहुत जल्दी वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। एंड आफ्टर दैट मैं आपके सामने हूँ अब से लगभग 6 महीने पहले। पिछले 1-1.5 साल का जो प्रोसेस हम लोग चला रहे थे, वो ये चला रहे थे कि कैसे बार बार बिना कंपनी बदले हमारे साथ जो परिवार जुड़े हैं, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं बिना स्वार्थ के, कैसे उन लोगों के साथ उनको ये ना महसूस हो कि हम अपने स्वयं के हित के लिए बार बार कंपनियां बदल लेते हैं। तो हम लोग एक्चुअली, आप सोचिए, मैं जिनके साथ काम कर रहा था, मेरे जो सीनियर थे, वो लगभग 17 साल उसी कंपनी में काम किए, जिस कंपनी में मुझे उन्होंने ज्वाइन कराया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी। आप सोचिए 17 साल किसी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करना, बहुत बड़ी बात। लगभग एक तरीके से एक व्यक्ति अपने जीवन का जो आधा करियर होता है, वो 17 साल में निकाल देता है। तो वो काम करना, तो हम लोगों का जो कहते हैं ना, एक जो टेंडेंसी बन जाती है ना, वो हमारी एक टेंडेंसी है कि हम लोग स्टेबल होके काम करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि हम एक थैले में मल्टीपल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां लेके जाते हैं। और जैनेंद्र जी मिले तो मैंने इनको 4 कंपनियों का प्लान दिखाया, जिसमें आप इंटरेस्टेड है उसमें ज्वाइनिंग लगा दी। तो एक्चुअली हम वो वाले लोग नहीं हैं। एंड दैट इज द रीजन कि हमने सब लोगों से डिस्कशन करके, अपनी टीम से डिस्कशन करके, और 6 महीने पहले वेदान के नाम का एक संगठन बनाया, परिवार का निर्माण किया, और आप सबके आशीर्वाद से अभी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपने काफ़ी कुछ बताया, आपने काफ़ी कुछ सीखा। बहुत लंबा जवाब दे दिया मैंने। नो प्रॉब्लम। आपने काफ़ी कुछ बताया भी, आपने बहुत कुछ सीखा इस इंडस्ट्री में, 8-9 साल जो भी आपने दिए हैं। तो जब आपने ज्वाइन किया था तब तो खैर चीज़ें बहुत अलग ही रही होंगी। आजकल बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, हर रोज़ नई कंपनी आ जाती हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर कोई पर्सन है, उसको कंपनी ज्वाइन करनी है, तो क्या ऐसी कंडीशन है जो उसे माइंड में रखनी चाहिए, मेरे साथ क्या होगा, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे उसको, तब वो किसी कंपनी को ज्वाइन करे? हाँ, बहुत वाजिब सवाल है। मैंने कई बार पॉडकास्ट में देखा है कि लोग ये सवाल अक्सर लोगों से पूछते हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, और खासकर तब जब अभी वर्तमान का जो सिनेरियो है, आपने जब इस पॉडकास्ट को शुरू करा तो जैनेंद्र जी आपने एक लाइन बहुत मेंशन की कि इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। कई लोग इस इंडस्ट्री के बारे में कहते हैं कि ये इंडस्ट्री में लोगों के साथ फ्रॉड होता है, इस इंडस्ट्री में लोगों के साथ स्कैम हुआ है। लोग मतलब MLM के नाम को कहीं ना कहीं एक हीन भावना के साथ देखते हैं। बिल्कुल। राइट। तो अब जब इस इंडस्ट्री की ये पहचान गढ़ी जा रही है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों ने ना लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, मैं नहीं मानता कि इस इंडस्ट्री में ये ऐसा सच में होता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या फिर लोगों के काम ना करने की वजह से इस इंडस्ट्री की ये पहचान बनी। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अब जो लोग आए, तो उन लोगों के लिए ये जो सवाल आपने पूछा, ये वाकई में बहुत महत्व रखता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक अच्छी कंपनी कैसे चुने, कैसे देखें एक अच्छी कंपनी कौन सी है लोगों के लिए, तो उसके लिए आज के समय में तो भारत सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन बनाई। उसके बाद कानून 2021 में ले आई भारत सरकार। तो पूरी भारत सरकार की गाइडलाइन में अगर कोई व्यक्ति जाके चेक करेगा तो वहाँ पे दिया हुआ है कि अगर कोई भी कंपनी, सबसे पहले आप किसी कंपनी में जुड़ने की प्रक्रिया देखिए। अगर उस जुड़ने की प्रक्रिया में आपसे पैसा मांगा जा रहा है किसी भी तरीके का, चाहे वो आपसे 10,000 रुपये मांगे जा रहे हों, 5,000 मांगे जा रहे हों, या 50,000 मांगे जा रहे हों, अगर कोई भी आपसे ऐसी कोई डिमांड करता है तो इसका मतलब है वो फ्रॉड कंपनी है। ओके। मतलब कम से कम फ्रॉड नहीं
तो कम से कम ये तो लीगल कंपनी तो एथिकल तो नहीं, एथिकल नहीं है, एथिकल तो नहीं है। मतलब ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए, मतलब जिस किसी का भी मन हो वो कर सके। सेकंड, प्रोडक्ट्स। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा रोल होता है, क्योंकि दिस इज अ इंडस्ट्री जहां पे आपका प्रोडक्ट ही सब कुछ होता है। आप बिना किसी सेलिब्रिटी फेस को एंडोर्स करे हुए, आप बिना किसी ब्रांड एम्बेसडर को लाए हुए, आप अपना खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से लोगों को प्रमोट करते हैं, एंड उसी प्रोडक्ट के रिजल्ट के करके आपकी एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है, जिस ब्रांड वैल्यू के करके आपकी कंपनी का फ्यूचर भविष्य तैयार होता है। तो इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट की प्राइसिंग, प्रोडक्ट की क्वालिटी, वो तो आप देखेंगे ही देखेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि प्रोडक्ट को लाने के पीछे कंपनी की इंटेंशन क्या है। क्या वो प्रोडक्ट आपकी ज़रूरत का है? और मैंने कई बार इंडस्ट्री के लीजेंड के द्वारा सुना है, वो लोग कहते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट, अगर आप किसी कंपनी को चुनने जा रहे हैं तो अपने आप से आप एक सवाल पूछिए कि ये जो कंपनी मुझे ये प्रोडक्ट दिखा रही है, अगर इसके साथ में ये अपॉर्चुनिटी ना जुड़ी हो कि आप पैसा कमा सकते हैं, उसके बिना भी क्या ये प्रोडक्ट खरीदना आप चाहेंगे पर्सनल यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। मान लीजिए वो प्रोडक्ट अगर ट्रेडिशनल मार्केट का प्रोडक्ट होता और सेम कॉस्ट में वो प्रोडक्ट आपको बिना किसी अतिरिक्त सपनों के बेचा जा रहा है, तो क्या वो वहां पे आपको ठीक लग रहा है, जेन्युइन लग रहा है? अगर हाँ, तो बिल्कुल जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट यूज भी कर सकते हैं और आप उस कंपनी से जुड़ भी सकते हैं। बाकी बहुत सारे पैरामीटर हैं और उनमें आप देख सकते हैं आप सारी चीजें। मैं तो कहता हूं किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करने से पहले जितनी जांच पड़ताल आपको करनी है करिए, जितने सवाल आपको करने हैं करिए, जितनी चीजें आपको जाननी है वो सब जानिए, क्योंकि ये सब आपका अधिकार है। और भारत सरकार में पूरा का पूरा एक मंत्रालय इस काम के लिए लगाया गया है हमारे देश की सरकार ने, कि कंज्यूमर्स जो ग्राहक डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ते हैं उन्हीं के लिए बनाया ना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कि कहीं ना कहीं उनके हितों के साथ कोई खिलवाड़ कोई कंपनी ना करे या कोई व्यक्ति ना करे। तो ये आपका पूरा, लेकिन एक बार 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना देखिए, सोचिए, एक R&D कर लीजिए पूरी कंपनी के ऊपर, और जब ज्वाइन कर लीजिए बस फिर किसी को मत सुनिए। ओके, तो ये डायरेक्ट सेलिंग में क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, प्रोडक्ट या फिर रिक्रूटमेंट? नो डाउट प्रोडक्ट। रिक्रूटमेंट एक्चुअली बहुत बात की चीज़ है। आई ऑलवेज सेज कि आपको सबसे पहले देखना चाहिए कंपनी का प्रोडक्ट। लेकिन बहुत सारे मिथ ऐसे भी हैं कि बहुत ज़्यादा हाई प्राइसिंग रहती है। कुछ के तो मैंने ही प्रोडक्ट्स देखे हुए हैं, प्राइसिंग इतनी हाई रहती है कि वो लगता है कि तुम नॉर्मल मार्केट में 100 रुपीज़ का मिल जाएगा, वही प्रोडक्ट 500 और 600 का भी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल एकदम जेन्युइन है एंड आई एम टोटली एग्रीड कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने खुद इवन जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, मैंने आपको बताया मैं अर्ली 2016 में डायरेक्ट सेलिंग में आया, और मैंने डायरेक्ट सेलिंग में जब उस कंपनी के भी कई बार क्या होता है कि हम लोग जिस परिवेश से आते हैं, जिस समाज से आते हैं ना, आप देखेंगे कि जनरल मार्केट में भी अगर डायरेक्ट सेलिंग को थोड़ा सा साइड लाइन आप करेंगे तो आपको देखेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में भी जो लोग अपने घर पे प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, सबके घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट अलग अलग होता है। हाँ, राइट। कोई तो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज कर रहा होता है, बिल्कुल, तो कोई सेमी ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज कर रहा होता है, तो कोई एक बड़े ब्रांड का ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज कर रहा होता है। उसका कारण क्या है कि हमारे पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनकी सबकी फाइनेंशियल स्थिति अलग अलग है, उनकी सबकी चॉइसेस अलग अलग हैं और उनका सबका टेस्ट अलग अलग है। ओके, तो दैट इज द रीजन कि आप बताइए ना, मार्केट में अगर आप देखेंगे, जैनेंद्र जी, बड़ा जेन्युइन सा सवाल डायरेक्ट सेलिंग को लेके तो ये सवाल लोग करते हैं और मैं ईमानदारी से हम सब उसका जवाब भी देते हैं। लेकिन क्या ट्रेडिशनल मार्केट में आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर मार्केट में मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई एक प्रोटीन पाउडर है, अब क्या पूरी प्रोटीन पाउडर की इंडस्ट्री में सारे प्रोटीन्स के रेट सिमिलर हैं, एक रेट के ही हैं क्या प्रोटीन पाउडर? पॉइंट है। या टूथपेस्ट एक ही रेट का पूरे मार्केट में है क्या? सोप एक ही रेंज के हैं? अगर कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी अपना 50 रुपए का बेच रही है तो कोई कंपनी 500 रुपए का भी वही प्रोडक्ट प्रीमियम रेंज के साथ लेके आएगी और कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज के साथ में, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट के साथ में आपको वो प्रोडक्ट बेचती है। तो इसका मेन एक मोटिव क्या होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में? प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। प्राइस अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी के हिसाब से है देन इट इज फेयर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें वहीं फिर से एक कंसर्न आता है, जिस कंसर्न को आप पॉइंट आउट करना चाह रहे थे, कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कई बार मल्टीपल कंपनियों ने ऐसा किया है और आज भी करती हैं कि वो 2 रुपए का प्रोडक्ट 200 रुपए में बेचने का काम
करती हैं। right. उसका कारण क्या है कि वो एक एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। Okay. वो डायरेक्ट सेलिंग के जो कानून हैं उनको फॉलो नहीं करती हैं, सिर्फ सरकार की नज़रों से बचने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम डायरेक्ट मनी सर्कुलेशन प्लान लेके आ जाएं तो कहीं सरकार हमको तुरंत दबोच ना ले, तो कुछ समय तक वो अपना फर्जीवाड़ा चला सकें। Okay. उसको करने की वजह से वो प्रोडक्ट ले आती हैं, एक तरीके से डमी प्रोडक्ट। Okay. एक्चुअल में उनका पर्पस होता है मनी सर्कुलेशन, समझ गया। बस लोगों से पैसा लेना है। ये बात आपने पहले ही बताई कि अगर आप प्रोडक्ट को खुद यूज कर सकते हैं, हाँ, आपको लगता है बिना किसी प्रमोशन के, विदाउट किसी मार्केटिंग ज्वाइन करने के आप खुद यूज कर सकते हैं, तो आपके लिए प्रोडक्ट वो अच्छा है। अदरवाइज वो प्रोडक्ट ठीक नहीं है। बिल्कुल। ऑब्वियसली अगर आप 500 या 700 रुपीज का सोप आप नहीं यूज कर सकते, तो आप उस कंपनी को ज्वाइन मत करिए। और फिर उसके साथ आप जनेंद्र जी बड़ा प्रैक्टिकल सोचेंगे तो आप उसके साथ बिजनेस भी नहीं कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल। जिसको आप खुद नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, आप प्रमोट कैसे करिएगा? बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या डायरेक्ट सेलिंग में काम करने को ऐसा बेनिफिट है जो किसी और इंडस्ट्री में नहीं है? बहुत, मतलब आपने तो एक पूछा है, मैं बहुत सारे बेनिफिट जनेंद्र जी बता सकता हूँ। आप मुझे बताइए। मतलब इतने सारे, देखिए मैं आपको कुछ 8-10 तो मैं आपको फिंगर ट्रिप्स पे गिना सकता हूँ। बिल्कुल। जैसे मैं अगर आपको बताऊं, मैं आपको वापस लेके जाता हूँ 2015 में, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं आया था। Okay. और एट दैट टाइम अगर आप देखेंगे तो आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं सेकेंड ईयर मेरा BSc का था और मेरे को डायरेक्ट सेलिंग की डी नहीं आती थी। एंड जब 2016-17 में मैं पहली बार किसी प्रोग्राम में गया और मेरे जो सीनियर थे उन्होंने मुझे, एक हॉल मीटिंग थी एक्चुअली, बरेली में एक हॉल मीटिंग थी, और मुझे उन्होंने कहा कि देखो जी आपको एक काम करना है, आज की मीटिंग को मॉडरेट करना है आपको, मतलब एंकरिंग का जो पार्ट था वो मुझे दिया। अब उस मीटिंग हॉल में आने वाले थे 100, 150, 200 लोग। तो मैं पहली बार मैं डर गया, और आप बिलीव करेंगे मैं इतना डर गया, मैंने कहा ये तो मेरे से हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है, मतलब मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि वो मेरे से कह रहे हैं एकदम आपको ये करना है। तो मैं उस मीटिंग के हॉल से निकल के भाग गया जनेंद्र जी, आप बिलीव करिए। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने क्या दिया वो मैं आपको बताता हूँ। वो दिन है और आज का दिन है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने मेरा कम्युनिकेशन स्किल, मेरा प्रेजेंटेशन स्किल, मेरे को जो कॉन्फिडेंस आया वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वजह से आया। मेरे अंदर जो स्किल्स डेवलप हुए, मेरे अंदर जो पब्लिक स्पीकिंग का कला, आज अगर मैं आपके साथ एक अच्छे तरीके से फ्लुएंट होके बात कर पा रहा हूँ, मैं आपके सवालों का जवाब दे पा रहा हूँ, मतलब आज तो ऐसे समझिए कि मेरे को आपने चारों तरफ से घेर कर रखा है और मैं खुद आया हूँ जानबूझ के कि आज मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, है ना। तो दिस इज ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ना सिर्फ पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपको ओवरऑल ग्रूम कर दिया जाता है थ्रू डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और मजे वाली बात क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको सिर्फ पर्सनैलिटी ग्रूम नहीं की जाती है, पब्लिक स्पीकिंग नहीं सिखाई जाती है, बल्कि अभी आपने हम लोग ऑफ द कैमरा एक डिस्कशन कर रहे थे, आपने एक हालिया बहुत चर्चित डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत सारे वीडियोस बन गए, बहुत सारे मीम्स बन गए, एक चर्चित चेहरा मिस्टर रवि ओपी शर्मा के बारे में हम लोग ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे। तो डायरेक्ट सेलिंग में कुछ ऐसे फायदे जो और इंडस्ट्री में नहीं हो सकते हैं, उनमें से एक बड़ा फायदा मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूँगा। रवि शर्मा जी के बारे में निगेटिविटी बहुत फैल गई, बहुत बातें हो गई, लेकिन पॉजिटिव साइड में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही एकमात्र वो कारण है कि रवि शर्मा जी इतने पॉपुलर, इतने चर्चित हो गए। और उसका कारण है क्या कि आज से लगभग 25 साल पहले, अप्रॉक्सीमेटली जहाँ तक मेरी नॉलेज है, 25 साल पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में उनके पिताजी ने काम शुरू करा। गवर्नमेंट जॉब में थे वो। उनके फादर ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में थे आज से 25 साल पहले, एट द टाइम जब उन्होंने उस कंपनी को ज्वाइन करा, और उन्होंने उसके साथ साथ अपना वो बिजनेस धीरे धीरे बिल्ड करना शुरू कर दिया। और आप बिलीव करिए, उन्होंने वो बिजनेस बिल्ड किया, लगभग जो भी 10-12 साल उन्होंने 15 साल वो बिजनेस बिल्ड करा। कुछ समय पहले बड़ी एक मतलब दुखद घटना हुई कि उनके रवि शर्मा जी के पिताजी जो हैं उनका वो देहांत हो गया। और चूंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम फिर वही चर्चा कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या अलग है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमारी जितनी भी कंपनियां हैं उनके अंदर एक पॉलिसी होती है कि अगर आपका कोई व्यक्ति, आपके परिवार का कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस बिल्ड कर रहा है और इन फ्यूचर अगर भगवान न करे कभी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो पूरा का पूरा जो बिजनेस होता है, वो पूरी की पूरी जो बनाई हुई टीम होती है, पूरी चेन जो भी इतने लोग होंगे उनके नीचे, पूरा नेटवर्क जो आपने मेहनत करके बिल्ड करा, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है उस व्यक्ति की नॉमिनी के लिए। हमारे सिस्टम में एक नॉमिनी का क्लॉज होता है। इवन आप हमारे ही क्या, आप कहीं अगर किसी LIC का इंश्योरेंस लेंगे, वहां भी नॉमिनी रजिस्टर्ड होता है, लेकिन जॉब में तो कहीं नहीं होता। जॉब मतलब वो तो पॉसिबल नहीं है। वही मैं कह रहा हूं, लेकिन ये आपका तो बहुत बड़ा बेनिफिट है। और उसी को करके
मैं वापस रवि शर्मा जी पे आपको लेके आता हूँ। रवि शर्मा जी ने एक वीडियो उनका वायरल हुआ। रवि शर्मा जी ने ये बोला कि मैं 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर करता हूँ, मेरे पास 10 लग्जरी गाड़ियाँ हैं, मैं ऑडी, BMW, मर्सिडीज चलाता हूँ, मेरा जीजा जी का ये इतने करोड़ का होटल है और ये है वो है, बहुत सारी उनके जो एक्सप्रेस करने का तरीका था वो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे उन्होंने, या फिर कह सकते हैं आप हाइपर मार्केटिंग इसको बोलते हैं। हाँ, कई बार इसको बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली मार्केटिंग, लेकिन उनके एक्सप्रेस करने का जो तरीका था उसकी वजह से वो वीडियो वायरल हुआ। बट द ट्रुथ विल रिमेन सेम, जो सच है वो सच रहेगा। और रवि शर्मा जी 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर अपने नेटवर्क से उनके होता है, क्योंकि हमारे सबका नेटवर्क का टर्नओवर हमारा ही गिना जाता है, क्योंकि वो हम लोगों को करके होता है, हमारे लोग काम करते हैं। और जिन गाड़ियों की उन्होंने बात की वो गाड़ियां हैं ऑलरेडी, वो BMW से चलते हैं ऑलरेडी, वो अपने अच्छे घर में रहते हैं। और जिस होटल की बात की वो भी उनके रिश्तेदारों का ही है। हाँ, जिस जयपुर के होटल की बात हुई थी। और ये हुआ सिर्फ इसके कारण कि उनके पिताजी का पूरा बिजनेस उनको ट्रांसफर हो गया, और उसके कारण लाखों रुपए महीने की आमदनी आज भी एज अ नॉमिनी रवि ओपी शर्मा जी, जो उनका पूरा नाम है, उनके पिताजी ओपी शर्मा जी, उनके घर पे ट्रांसफर होता है। वो आईडी उनके नाम पे हो गई, उनकी मदर के नाम पे आईडी है, और रवि शर्मा जी जो है वो एज अ केयर टेकर उस आईडी पे बिजनेस कर रहे हैं। तो ये भी एक ब्यूटी है। और मैं ऐसे आपको कई सारे एग्जांपल बता सकता हूं सर, जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में शुरू करा और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो लोग आए, 2, 4, 5 साल 10 साल काम किया और किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई, तो पूरा का पूरा बिजनेस उनके परिवार को ट्रांसफर हो गया, और आज भी उनका परिवार उस बिजनेस को बिल्ड किए हुए की आमदनी घर पे ले रहा है और सक्सेसफुली बिजनेस भी ऑपरेट कर रहे हैं। अगर कोई कहीं पर जॉब कर रहा है ऑलरेडी, माना कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कहीं भी कर रहा है, या कोई बिजनेस ही कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो भी डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है? देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल कर सकता है। बीइंग एज अ कंज्यूमर तो कोई भी कर सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेके ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी हम इनरोल हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब्स में होते हुए भी, जैसे मैंने अभी आपको ओपी शर्मा जी का उदाहरण दिया, तो आप उस कंडीशन में भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। कई बार लोग गवर्नमेंट जॉब्स में रहते हुए बचते हैं, उनको लगता है कहीं ऐसा ना हो गवर्नमेंट हम पे कोई एक्शन ले, क्योंकि वहां पे भी ये कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए किसी लाभ के पद पे नहीं रह सकते। तो आप अगर वो चाहें तो आप अपने परिवार में किसी व्यक्ति के नाम से भी आईडी लगा के अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा किसी भी व्यक्ति पे कोई ऐसी नियम, कायदे, कानून, शर्तें नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की ब्यूटी ही यही है जिनेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज अ इंडस्ट्री जहां पे ये बिजनेस जो है ना, वो आपकी जाति, धर्म, बिरादरी, मजहब, आपका कद क्या है, यानी आपकी हाइट क्या है, आपका रंग कैसा है, आपका बोलचाल का ढंग कैसा है, आपको कितनी भाषाओं का ज्ञान है, या आप सिर्फ हिंदी में बात कर सकते हैं, या आप किसी और मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ किसी भी चीज की कोई आपसे जांच पड़ताल नहीं होती है। ये इंडस्ट्री ओपन फॉर ऑल है। और यही मेन कारण है, मैं तो हमेशा इस बात की वकालत करता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सबके लिए अपॉर्चुनिटी देती है। पंक्ति के आजकल आप सरकारें देख रहे हैं ना, आजकल जो सरकार हमारे देश में चल रही है वो कहती है हम जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो अंत्योदय के लिए बना रहे हैं। अंत्योदय मीन्स पंक्ति की आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ वो व्यक्ति जिसके पास करेक्ट कोई संभावना नहीं है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पंक्ति के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को, जिसके पास कुछ भी रास्ता नहीं है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अपने सपने तो बहुत दूर की बात है, अपने घर की जरूरतों को कैसे फुलफिल करूंगा, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और हमारे जैसे लोग उनके साथ खड़े होते हैं और कंधे से कंधा मिला के उनके साथ उनके सपनों को भी पूरा कराते हैं और बिजनेस में भी लेके आते हैं। ओके, तो क्या आपकी डायरेक्ट सेलिंग में फीमेल भी ज्वाइन करती हैं? डायरेक्ट सेलिंग में फीमेल ज्वाइन करती हैं? एक्चुअली ये सवाल उल्टा होना चाहिए था आपका, और मतलब सवाल आपने इतना इंपॉर्टेंट पूछा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जब शुरुआत हुई थी, वर्ल्ड वाइड शुरुआत हुई थी, आप ये समझिए ये इंडस्ट्री शुरू ही किसके लिए की गई थी? महिलाओं के लिए। ओके, लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ स्टेज पर मुझे बहुत कम फीमेल देखने को मिलती हैं। बहुत सारे कभी मीम्स या किसी में भी वीडियोस आ जाते हैं। जनरली मैं देखता हूँ कंपनीज अपनी वीडियोस तो अपलोड नहीं करती हैं, अपनी जो भी उनके महिलाओं के नहीं, अपने प्रोग्राम के भी वीडियोस जनरली मैंने नहीं देखे। अक्सर मीम्स में मिलते हैं, किसी को रील बना लिया, ऐसा कर लिया, लेकिन मुझे फीमेल बहुत कम देखने को मिलती है उनके स्टेज। एक्चुअली मैं अभी आपको रिसेंटली एक इवेंट का बता रहा हूँ। अभी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में
लास्ट मुझे लग रहा है 3-4 मंथ पहले, या फिर मुझे लग रहा है मैक्सिमम 6 मंथ हुआ होगा, एक प्रोग्राम दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया जो लखपति दीदी के नाम से सरकार एक कार्यक्रम चला रही है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम से दिल्ली में इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में एक प्रोग्राम किया गया, इंदिरा गांधी स्टेडियम में एक प्रोग्राम किया गया। वहां पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो महिलाएं काम करती हैं, सिर्फ उन महिलाओं का कार्यक्रम हुआ, और जहां तक मुझे जानकारी है लगभग 15 से 20 हजार महिलाओं का वो कार्यक्रम था, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की। और रही बात ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग की, तो जिनेंद्र जी आप चौंक जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग का डेटा अगर मैं आपको बताऊंगा, वर्ल्ड वाइड WFDA एक जो संस्था है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसका एक डेटा है कि पूरी दुनिया में अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का एक एवरेज निकालेंगे तो 72% ऑफ द डायरेक्ट सेलर्स जो हैं वो कौन है? महिलाएं हैं। 72% डायरेक्ट सेलर महिलाएं हैं वर्ल्ड वाइड। अनएक्सपेक्टेड। अब महिलाओं का क्या योगदान है वो मैं आपको इसी डिजिट के माध्यम से, इसीलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रियल मायने में, और देयर आर सो मेनी कंपनीज। मैं एक बड़े सम्मान के साथ एक कंपनी का नाम लूंगा, ओरीफ्लेम, एक ऐसी कंपनी जिसमें सिर्फ महिलाएं काम करती हैं। मतलब वहां आईडी ही सिर्फ किसकी लगती है? महिलाओं की। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री शुरू हुई महिलाओं के लिए, महिलाओं ने घर में रहते का, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसी महिलाएं, मैं आप तमाम महिलाओं को मैं जानता हूं, उनसे मिला, उनके मैंने सक्सेस स्टोरीज देखे सर। जो महिलाएं घर में रहते रहते हाउस वाइफ होते होते डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लाखों रुपए महीना कमाती हैं, अपना ड्रीम कार, अपना ड्रीम घर, अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग दे हैव गॉट फुलफिल्ड बाय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है तो उनका परिवार नहीं चल रहा है, परिवार भी चल रहा है, घर भी चल रहा है और व्यापार भी चल रहा है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। जैसे जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है उसके अंदर लाखों लोग ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं वो शायद 2, 4, 5, 7 के नाम ही मैं देखता हूँ कई बार वो गाड़ियों में चल रहे हैं। अदरवाइज सारी जो पब्लिक है वो बस उनके पीछे लगी हुई है, कल को में ऐसा हो जाएंगे, बाद में कुछ लोग 2-4 साल में छोड़ भी देते हैं, वो जॉब ढूंढने लगे हैं जो भी उन्होंने काम किया है। तो इसके बारे में क्या कहोगे? ये धोखा नहीं है नीचे वाले लोगों के साथ? हाँ, एक्चुअली आपने मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है ना, मैं जिस पे बात करना पसंद करता हूँ, आपने वो टॉपिक छेड़ा है। अगर आप डेटा की बात करेंगे ना, आप कई बार, जैसे आपका एक बहुत बढ़िया सवाल आपने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं, सक्सेस और फेलियर का रेशियो जो है, आप अगर वो देखेंगे तो अगर इसको मैं एक छोटा सा क्रॉस क्वेश्चन अगर मैं आपसे करूं, चूंकि मैं आपकी बात का तो प्रॉपर जवाब देने के लिए बैठा हूं, मैं दूंगा ही। और मुझे पता है आप सेटिस्फाई होंगे उस बात से, और सबको, जो भी आपके दर्शक भी सुनेंगे। लेकिन अगर आप इसके कंपैरेटिव में कुछ और देखेंगे, जैसे मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन करूं कि ये तो डायरेक्ट सेलिंग है, हर जगह 100% लोग तो कहीं भी सक्सेसफुल नहीं होते हैं, किसी भी बिजनेस में या किसी भी प्रोफेशन में। अगर आप एक, जैसे आज के समय में एक बहुत पॉपुलर है, आज के समय में तो जब रील्स बन रही हैं इंस्टाग्राम पे, तो यूपीएससी का बहुत क्रेज है। राइट, लोगों को बहुत अधिकारी बनने का शौक है, बड़ी अच्छी बात है, बहुत रेपुटेटेड और होना भी चाहिए, एक रेपुटेटेड जॉब है। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता था, आपको पता है जिनेंद्र जी, एक बार देखिए कि यूपीएससी का सक्सेस रेशियो क्या है? आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? आपने चेक किया होगा आपने? मैं तो एक्चुअली मेरा रोज का काम ये है, मैं आपको बताऊं यूपीएससी का जो सक्सेस रेट है वो लेस देन 0.1%, 0.1 to 0.3%, मतलब मैक्सिमम लेस देन 1% पॉइंट्स में चला गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं सर, कि अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आप सक्सेस रेशियो देखना चाहते हैं तो सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग का क्यों देखेंगे? सक्सेस रेशियो तो फिर आपको यूपीएससी का मैंने आपको एक उदाहरण दिया। मैं आपसे कहता हूं कि आप 12th पास आउट लोगों की अगर देखेंगे, कितने लोग हर साल 12th पास आउट होते हैं और कितने लोग हर साल एमबीबीएस करते हैं? डॉक्टर्स का अगर आप रेशियो देखें, कितने लोग, जैसे एक नीट का एग्जाम मैं आपको बताऊं, नीट के एग्जाम में हर साल लगभग 20 से 25 लाख लोग बैठते हैं। 20 to 25 लाख एस्पिरेंट्स जो होते हैं वो नीट में एग्जाम देते हैं। और नीट का रिजल्ट आप देखिए कि साहब कितना होता है। नीट का जो लोग एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, सीट लेते हैं, जो डॉक्टर बनने जाते हैं, लेस देन 5%। और एक प्रोफेशन की बात क्यों किसी, मैं टारगेट नहीं कर रहा किसी को, आई टोटली रिस्पेक्ट, चाहे हमारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हों, चाहे हमारे नीट एस्पिरेंट्स हों, कोई भी, आप सक्सेस का रेशियो कहीं पे भी 100%, 50%, 20% नहीं देखेंगे। हर जगह अगर नीट में 20-25 लाख लोगों ने परीक्षा दी तो वहां पे 5% से भी कम सक्सेस है।
0.1% का सक्सेस रेशियो यूपीएससी क्वालिफाई करने में लोगों को है। हमारी इंडस्ट्री की अगर आप बात करेंगे, हमारी इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 5 से 7% सक्सेस रेट है उन लोगों का जो टॉप लेवल पे पहुंचते हैं। ओके, हम इसको डिफाइन कर देते हैं। हाँ। 5 से 7% वो लोग निकल के आते हैं 100 में से, जो लोग कहाँ पहुंचते हैं, Top टॉप लेवल पे पहुंचते हैं, जिनको आप कहते हैं कि जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की बात, बड़ी गाड़ियों की बात, बड़ी विदेश की बात, उनमें से सर 20-30% लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आजीवन जब तक वो करते हैं वो प्रॉफिट में रहते हैं। ओके, प्रॉफिट में रहने का मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए, कोई 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपए कमाया तो वो प्रॉफिट में रहता है। हाँ, लगभग ये मान के चलिए कि 50% लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एक एवरेज में बता रहा हूं, या तो वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 1 महीने 2 महीने आए, यूजर बने, ग्राहक बने, उन्होंने इस्तेमाल करा और उसके बाद छोड़ के चले गए, या फिर उन्होंने क्या काम करा कि उनमें से बहुत सारे तो लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बस आए और एक बार ज्वाइन करा और उसके बाद कभी जीवन में उस कंपनी की तरफ देखा भी नहीं। तो आप सोचिए, अगर आधे से ज्यादा लोग उसमें सिस्टम में इनरोल होके काम ही नहीं कर रहे हैं तो बिना काम किए हुए तो दुनिया में कहीं भी पैसा नहीं आता, और मुझे लगता है आना भी नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन अगर आप काम करने वाले लोगों की बात करेंगे, जैसे मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की वकालत क्यों कर रहा हूं? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को मैंने अपने 10 वर्ष, लगभग 1 दशक दिया है, और मैं आज जो कुछ भी हूं, मैंने जो कुछ भी कमाया या मैं जो कुछ भी हूं, बाई पर्सनैलिटी, बाई एवरीथिंग, सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने दिया। मैं जिनके साथ काम करता हूं, मेरे सीनियर, उनको 2 दशक हो गए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और आप बिलीव करेंगे मैं जिनके साथ, जिनके संरक्षण में इस इंडस्ट्री में पला बढ़ा, 2 दशक पहले एक पीसीओ चलाते थे वो। ओके, एक पीसीओ चलाने वाला व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आके उसने डायरेक्ट सेलिंग को सीखा, और कोई हाईली एजुकेटेड नहीं है वो। ओके, मतलब आप कह सकते हैं सिर्फ साक्षर हैं वो। ओके, सिर्फ नाम लिखना, अपना साइन करना जानते हैं, और वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री में आया और इस इंडस्ट्री में आके उसने लाखों रुपए महीने की जो ड्रीम इनकम लोग कहते हैं, वो ड्रीम इनकम ना सिर्फ कमाया, आज के समय में अच्छी खासी अपनी प्रॉपर्टी बनाई, अपना घर बनाया, अपना फ्लैट लिया, और जो भी चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में प्रमोट की जाती हैं, फॉरेन ट्रिप्स और ये और वो सब कुछ। आपने जब प्रमोशन की बात की तो इसमें मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब ये हम स्टेज की बात करते हैं, जो भी पर्सन आता है स्टेज पर जिस भी कंपनी का, वो हमेशा अपने अचीवमेंट्स बताते हैं। जैसे आपने कहा सिर्फ 4-5%, 7% लोग सक्सेसफुल होते हैं। करेक्ट। तो कभी हम ये डिस्कस क्यों नहीं करते कि आप आ तो रहे हैं, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे, या फिर आप मे बी आप कुछ भी ना कर पाएं। लेकिन ऐसा कोई डिस्कशन होता ही नहीं। हमेशा इन्होंने गाड़ी ले ली, उन्होंने इतनी महंगी घड़ी पहनी हुई है, इन्होंने ये पहना हुआ, एक कॉन्वर्सेशन होता है हमेशा। आपने एक बड़ा मतलब पिन पॉइंट उठाया टेस्टिमनीज को लेके, कि बहुत सारे स्टेज पे, आपने हर कंपनी के स्टेज पे आपको कुछ टेस्टिमनीज मिलेंगे, कुछ लोग अपनी गाथा सुनाते हुए मिलेंगे कि भैया हम ये आए थे तो ये थे, और ऐसा थे तो ऐसे थे, और अब ये हैं, और हमने ये कर दिया और तीर मार दिया ना। आपने यही वाली बात बोली तो मुझे एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आया, यही कहानी है। लेकिन कितने लोग हैं जो इसी कहानी को सुन के आगे बढ़ते हैं, और बाद में वो कई बार उन्हें लगता है हमने टाइम वेस्ट कर दिया, हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, जो भी था। करेक्ट। देखिए, मैं आपकी इस बात का ना बहुत एक सटीक जवाब देता हूं। आपने भी कुछ लास्ट ईयर एक मूवी आई थी 12th फेल, या तो देखी होगी या उसकी आपने बायोग्राफी सुनी होगी, राइट? 12th फेल मूवी क्या है बेसिकली, अगर आप देखेंगे ना तो 12th फेल मूवी बनी है एक टेस्टिमनी के रूप में। दैट मूवी अगर आप देखेंगे, एक टेस्टिमनी है किसका? उस व्यक्ति का जिसने 12th फेल होने के बाद एक कमिटमेंट, एक विल पावर उसके अंदर था, और उसने क्या काम करा कि भैया मेरे को ये क्रैक करना है यूपीएससी। यही स्टोरी थी, राइट? यही स्टोरी थी। और आप अगर वहां देखेंगे तो वो मूवी बनाई ही सिर्फ इसलिए गई कि लोगों तक एक टेस्टिमनी पहुंचाया जा सके, उन लोगों तक जो कहीं ना कहीं 12th में 10th में फेल होने के बाद, या फिर कम नंबर आने के बाद कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। वो लोग उससे प्रेरित हों, और उनसे प्रेरणा लेके वो लोग लगातार अपना तैयारी करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। अब आपको क्या लगता है, वो मूवी बनाई गई क्या गलत बनाई गई? नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं। अगर टेस्टिमनी देना स्टेज पे गलत है तो 12th फेल मूवी गलत क्यों नहीं है? पॉइंट है। और दूसरी चीज, जितने लोग यूपीएससी क्वालिफाई हुए वो अधिकारी बन गए, आपको नहीं लगता उनके टेस्टिमनीज आते हैं? आते हैं। कि आपको कभी आपने देखा नहीं कि वो अपनी सक्सेस स्टोरीज बताते हैं? बिल्कुल बताते हैं। और अगर मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप फिर भी देखें, जितने बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं,
किस व्यक्ति की टेस्टिमनी आज के समय में नहीं बिकती? सही बात है, परफेक्ट। आप शाहरुख खान को लीजिए, सलमान खान जी को लीजिए, अमिताभ साहब को ले लीजिए, धर्मेंद्र जी को ले लीजिए, बॉलीवुड का एक एक सेलिब्रिटी, हर व्यक्ति अपनी सक्सेस स्टोरीज बता रहा है। इवन बॉलीवुड में तो ऐसा है कि मैंने थोड़ा और जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो उतनी खराब कंडीशन में थे नहीं। फॉर एग्जांपल अगर वो 100 पहुंचे हैं तो बताते हैं हमने 0 शुरू किया, जबकि उन्होंने शुरू 50 से किया था, 60 से कुछ लोगों ने शुरू किया है, बट स्टिल वो अपनी कहानी को ऐसे बता रहे हैं कि हम तो बहुत खराब कंडीशन में थे। वो एक इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को, अपने नंबर्स बढ़ा रहे हैं, एग्जैक्टली इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं लोगों को, अपनी कहानियां थोड़ा फेक बताकर। करेक्ट। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे एक्चुअली है क्या, लोगों के साथ दिक्कत ये है कि लोगों को ये कहानी ना ऐसा लगता है कि फेक है, बनी बनाई है। उसके पीछे एक बहुत वैलिड कारण मैं आपको बताऊं ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जिनेंद्र जी जो लोग आते हैं वो मोस्ट प्रोबेबली लोग जो होते हैं वो या तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं। आपको अपर क्लास के लोग जो है ना वो लेस देन 10% लोग आपको मिलेंगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो दैट इज द रीजन, जो व्यक्ति ऑलरेडी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, जब वो कुछ दिन हार्डवर्क करेगा, मेहनत करेगा और हार्डवर्क का उसको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, सफलता के मायने भी तो अलग है ना सर। बिल्कुल सही बात है। जिस व्यक्ति की लाइफ में 10,000 रुपए कमाने के लिए 12 घंटे की जॉब करनी पड़ती हो किसी फैक्ट्री में, उस व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग की किसी कंपनी में जाके अगर अगले 6 महीने के अंदर या अगले 1 साल के अंदर वो व्यक्ति 50,000 रुपए महीने कमाने लग जाए, तो आप बताइए वो अपनी सक्सेस स्टोरीज बताएगा या नहीं बताएगा? बिल्कुल बताएगा। और क्या उसको ये बताने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार है। उसने अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से वो जो अर्जित किया है उसको एक्सप्रेस तो करना ही बनता है। अपनी सक्सेस किसको सेलिब्रेट नहीं करनी होती है? बिल्कुल। सक्सेस पे हम लोग इंतजार ही इसीलिए करते हैं कि भाई किसी दिन सक्सेस होंगे और सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं हमेशा हाँ, लिमिटेड वर्ड्स में, कई बार आपके इन चीजों को बताने का जो एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है वो गलत होता है, और कई बार हम लोग हाईली मोटिवेटेड होते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मोटिवेशन का बहुत बड़ा बोलबाला है। आई ऑलवेज बिलीव कि आपको मोटिवेशन से ज्यादा कहीं ना कहीं एजुकेशन पे काम करना चाहिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बारे में कहा जाता है ना कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरा डायरेक्ट सेलिंग को अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से देखें ना, तो ये ऑर्गेनाइजेशन मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग की किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कोई क्लासेस तो होती नहीं है। राइट। यूपीएससी की तरह पहले आपको प्रिपरेशन तो कराई नहीं जाती है, इसका कोई सिलेबस नहीं है कि भाई आपको मार्क टिक करके दिया हमने तो ये करोगे तो डायरेक्ट सेलिंग में जाओगे। तो मोस्टली अनप्रोफेशनल लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं। इस इंडस्ट्री में धीरे धीरे पॉलिश होते होते वो इस इंडस्ट्री में कुछ लोग छटके निखर के पहुंच जाते हैं टॉप पे, और यही कारण है कि लोगों को लगता है कि भाई इनमें से कुछ लोग कामयाब हो गए और बाकी के लोग पीछे रह गए या कम कमा रहे हैं। बिल्कुल। आप जो बता रहे हैं कि मोटिवेशन की बात, मैं अगर अपने फ्रेंड सर्कल में अभी फ़ोन करूं कि यार आप एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आप ज्वाइन कर लो, आई डोंट थिंक, या ग्रुप में मैसेज डाल दूं ना तो ऊपर से मुझे उल्टा बोलने लगेंगे कि यार ये तू पागल हो गया है क्या, या क्या कर लिया तूने, गलत कर लिया वगैरह वगैरह। इतना नेगेटिविटी के बावजूद भी ये इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है। ऐसा क्यों? मतलब मैं फिगर्स देख रहा था एवरी ईयर, लाइक ईयर बाई ईयर ये काफ़ी ग्राफ इनका बढ़ रहा है। हाँ, तो चलिए कम से कम जिनेंद्र जी एक बात के लिए तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि आपने ये तो एक्सेप्ट करा कि इंडस्ट्री कहीं ना कहीं ग्रो कर रही है ना। और इस बात का एक प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको बताऊं कि ये मेरा नहीं, WFTS है जिसका मैंने अगेन कोट कर रहा हूँ, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, उसका एक डेटा है जो 2024 में उसने रिप्रेजेंट करा। अगर आप वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग को देखें या हिंदुस्तान की भी अगर आप बात करें तो हिंदुस्तान में भी डायरेक्ट सेलिंग आज के समय में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है। 22,000 CR की इंडस्ट्री भारत में है। 2026 में फिक्की की ये रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि 2026 में ये इंडस्ट्री भारत में 64,500 करोड़ रुपए को टच करेगी। 64,500 CR को टच करेगी जो इंडस्ट्री भारत में। आप अगर यूएस में देखेंगे, अगर आप अमेरिका की बात करेंगे तो नंबर 1 कंट्री है वो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के रूप में। मैं हमेशा से जब भी मुझे आपके जैसा कोई इंटेलेक्चुअल व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ऐसी बातें करता हुआ मिलता है, मैं जरूर उससे कहता हूं कि आप बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं, एक बार आपके फिंगर टिप्स पे आज के समय में दुनिया है। आप एक बार गूगल पे जाइए, एक बार यूएस का डेटा सर्च करिए कि यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अमेरिका का डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर क्या है। अगर आप वहां देखेंगे तो नंबर 1 पूरी कंट्री अगर कोई है पूरी दुनिया में जो टॉप पे है तो वो कौन है? अमेरिका। आप भारत देखिए,
पॉपुलेशन के मामले में हम नंबर 1 है, लेकिन बिजनेस के मामले में डायरेक्ट सेलिंग में हम 11वें पायदान पे आते हैं जितेंद्र जी, मैं आपको बताऊं तो टर्नओवर वाइज अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और आने वाले भविष्य का मैंने आपको बताया ही। और इस तरीके से अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आज के समय में हम यही प्रयास कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रो क्यों कर रही है और आगे भी करेगी ये भी मैं आपको एश्योर करता हूं। उसका कारण ये है कि डायरेक्ट सेलिंग को लेके धीरे धीरे ना ट्रांसपेरेंसी आ रही है। जैसे वी आर द फर्स्ट इंडस्ट्री, आपको बड़ी हैरानी होगी जानबूझ के लोग कानून से बचते हैं, वो सोचते हैं कैसे भी करके कानून से बाईपास हो जाया जाए। वी आर द फर्स्ट इंडस्ट्री, वी आर द पीपल जिन लोगों ने सरकार से लड़के जंतर मंतर पे धरना देके और सालों साल दौड़ धूप करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करवाया है। हमने सरकार से कहा कि प्लीज हमारे लिए कानून बना दीजिए। और हम लोगों ने कहा क्यों? क्योंकि हम लोग कभी भी अनएथिकल बिजनेस करना चाहते नहीं है और इसी के कारण डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के कानून 2021 में आए। और जिस तरीके से गवर्नमेंट इसको ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे लेके जा रही है, हमारी बॉडीज बन गई हैं आज के समय में। आप देखेंगे हिंदुस्तान में, भारत में, जैसे WFDA से तो पूरे विश्व वर्ल्ड वाइड काम कर रही है। यहाँ आपसे ऑफ द कैमरा भी डिस्कशन हो रहा था, एक संस्था हमारे हिंदुस्तान में काम करती है EDACI, हम लोग उसको एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, वो काम कर रही है। डायरेक्ट सेलर यानी कि ग्राहक और कंपनी दोनों के हितों की बात करते हैं। IDA से है, बहुत सारी FDA से है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडिपेंडेंट बॉडी हैं। तो इन सबके ट्रांसपेरेंसी लाने के कारण धीरे धीरे लोगों को, जैसे आज आप जितने सवाल लेके बैठे, कम से कम ये सवाल आज के बाद तो आपके सारे डाउट क्लियर कर ही जाएंगे। तो धीरे धीरे आप भी फिल्टर होते चले जाएंगे और डायरेक्ट सेलिंग, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके जो आपकी एक मिथक बनी हुई थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे टूटेगी और आपको और अच्छा लगेगा। तो दैट इज द रीजन कि डायरेक्ट सेलिंग ग्रो कर रही है। अभी भी एक्चुअली मैं कुछ लोगों से मिलता हूँ तो बताते हैं कुछ, मतलब मैं भी सर्च कर रहा था आपके आने से पहले कि काफ़ी सारी कंपनीज ने चीटिंग की है डायरेक्ट सेलिंग में। तो आपको याद है कोई कंपनी ऐसी आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप बहुत तरफदारी कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग की, मैंने तो डेटा देखा ही है कौन कौन सी कंपनीज हैं। अब मैं आपके मुंह सुनना चाहता हूँ कि कुछ कंपनीज ऐसी रही हैं क्या इस इंडस्ट्री में जिन्होंने चीटिंग की है, लोगों का पैसा मारा है या किसी भी तरह से गुमराह किया लोगों को? देखिए चरण जी, फ्रेंकली स्पीकिंग अगर मैं आपको बताऊं ना कि आपको डायरेक्ट सेलिंग की अगर फ्रॉड कंपनीज के बारे में मेरे से अगर आप चाहते हैं, मुझे पता है आप सवाल पूछने बैठे हैं तो मेरे से आप चाहते हैं मैं फ्रेंकली कुछ किसी कंपनी का नाम लूं। तो मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बताऊंगा कि अगर मैं किसी फ्रॉड कंपनी का नाम लूं और मैं बताऊंगा आपको, उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी होने में और डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी दिखने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज। एक वो जो प्रॉपर एथिकल सिस्टम को फॉलो करके डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस चला रही हैं, और वो कंपनियां दूसरी तरफ हैं जो कंपनियां सिस्टम इस्तेमाल करती हैं किसका, डायरेक्ट सेलिंग का। सिस्टम बोले तो कई बार लोग इस सिस्टम को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, कई बार इसको MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं, कई बार इसको आप पिरामिड कई लेवल पे कहा जाता है, हालांकि पिरामिड जैसा कुछ होता नहीं है। तो वो जो स्ट्रक्चर है जहां पे कई बार आपने सुना है ना, मीम में वीडियोस बनते हैं तो 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8 ऐसे करके एक्सप्लेन किया जाता है। तो वो जो सिस्टम है, लोगों को लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही बात पता है कि अगर कोई कंपनी नेटवर्क बना रही है, जैसे ही नेटवर्क MLM या जोड़ने का नाम आता है तो उसको लगता है कि ये फ्रॉड है, जबकि रियलिटी ये है कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम को इस्तेमाल करके देयर आर सो मैनी मल्टीपल कंपनीज जो फ्यूचर में और पास्ट में आगे भी आती रहेंगी, पास्ट में भी आई हैं, जो लोगों को उस सिस्टम के लालच में फंसा के पैसा डबल करना, पैसा ट्रिपल करने का लालच देके शॉर्टकट, कम समय में अमीर बनना, ऐसी कुछ चीजें जो कहीं ना कहीं हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमको शॉर्टकट्स बहुत पसंद आते हैं, राइट। हम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। तो दैट इज द रीजन। और जैसे आपने कहा कुछ कंपनियों का नाम, मैं आपको कुछ कंपनियों का नाम बताता हूं। जैसे कुछ कंपनियां आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़े लेवल पे फ्रॉड करके गई हिंदुस्तान में, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज थी ही नहीं। लोग आज भी उन कंपनियों को ऐसा समझते हैं कि ये जोड़ने वाली कंपनी है, और जैसे आज मैं वेदांत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरी कंपनी है वेदांत। अब लोग, जब मैं वेदांत को रिप्रेजेंट करता हूं तो लोगों को वो डायरेक्ट डॉट कनेक्ट करते हैं कहां, उस फ्रॉड कंपनी के साथ। उनको लगता है कि वो भाग गई तो कहीं ऐसा तो नहीं किसी दिन ये भी आपकी कंपनी भी भाग जाएगी। जबकि मैं पहले ही ये बात क्लियर कर चुका हूं कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भागने जैसा कुछ होता नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ना तो कभी आपसे पैसा डबल करने की बात करती है, ना आपसे कुछ लेती है। ज्वाइनिंग टोटली फ्री होती है, तो इसमें आपका
डूबने जैसा कुछ होता नहीं। हाँ, फिर भी मैं आपके लिए 2-3 नाम जरूर बता देता हूं। जैसे एक कंपनी ईबिज, ओके, बहुत फेमस, खासकर स्टूडेंट्स की नजर में। मैंने सुना है इसके बारे में। 2004-5 आई थिंक आपने उस कंपनी के बारे में सुना होगा। बेसिकली स्टूडेंट्स को टारगेट करके वो कंपनी थी, कुछ जहाँ पे coaching कुछ करते थे वो कोर्सेस वगैरह, करेक्ट, कोर्सेस वगैरह बेचे जाते थे। एक ज्वाइनिंग पैकेज बेचा जाता था, जिसको आज भारत सरकार ने बैन किया है। तो वो अब लोगों को कहीं ना कहीं लोग उससे हार्म हुए, कहीं ना कहीं लोगों का नुकसान हुआ। डेटाज की बात नहीं करता, मुझे नहीं पता कितने करोड़ कितने रुपए का लॉस हुआ, बट कहीं ना कहीं लोग हार्म हुए उससे। कोई ऐसी कंपनी इसका आपको पता हो कितना पैसा उड़ाया उसने? मैं बताता हूं। जैसे एक कंपनी इन्वेस्टमेंट के नाम पे एक कंपनी आई थी, PACL, पल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एक्चुअली वो कंपनी इन्वेस्टमेंट की कंपनी थी। वो क्या काम करते थे, स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते थे लोगों को जोड़ने का। उनके नीचे कहते थे कि आप अपने एजेंट्स बनाओ, वो कहते थे कि आप अपने एजेंट्स बनाओ, और वो फिर उनसे RD FD करवाते थे। मान लीजिए जनेंद्र जी से कहा कि आप 100 रुपए महीने जमा करिए, आप 1 साल तक 1200 रुपए जमा करेंगे, हम आपको इसका 1500 करके 1 साल के बाद दे देंगे। समझ तो हम तो हिंदुस्तान के लोग हैं साहब, हमको शॉर्टकट इजी मनी जो है ना, वो हमको बहुत पसंद आता है। लोग गए, फंसे, और आप बिलीव करिए, लोगों का, गरीब लोगों का, जो लोग बेचारे अपना दिहाड़ी 200, 300, 500 रुपए कमाते हैं ना, उन लोगों का हार्ड अर्नड मनी उसमें जमा किया गया था। ओके। और पता है कितने का? आपने डेटा पूछा ना, 50,000 करोड़, मोर देन 50,000 CR का वो लोगों का पैसा गया उसमें। और आज भी वो लोग न जाने कभी कोई जंतर मंतर पे प्रदर्शन का, और लोगों की नजरों में क्या हुआ पता है सर आपको? लोग आज भी ये समझते हैं कि जैसी वो PACL थी, वैसे ही ये बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं। ओके। लेकिन अगर आप उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछें, आप जैसे कुछ इंटेलेक्चुअल लोग अगर इस बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, तो पता चलेगा कि PACL कंपनी के पास ना कोई प्रोडक्ट था, ना कोई मार्केटिंग प्लान था। वो एक शुद्ध मनी सर्कुलेशन कंपनी थी। जैसे एक नाम सहारा, अभी बड़ी चर्चा में रहा, सुब्रत राय सहारा जी, उसके मालिक जो भी स्वर्गवासी हो गए, उनकी कंपनी का लगभग 23 से 24 हजार करोड़ रुपए का घोटाला। ओके। 24,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट लोगों का डूब गया। उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन लोगों का पैसा डूब गया, वो पैसा नहीं मिल रहा। सरकार ने सारी प्रॉपर्टीज उनकी जब्त कर दी। मैंने ईबीज का नाम लिया। एक कंपनी हमारे यूपी से शुरू हुई, स्पीक एशिया। ओके। आई थिंक मुझे लग रहा है 2010-2012 के आसपास ये कंपनी शुरू हुई, जनेंद्र जी। और इस कंपनी ने क्या काम करा, लोगों को इजी मनी दिखाया। उन्होंने कहा कि हम आपके मोबाइल पे ना रोज एक लिंक भेजा करेंगे। ओके। उस लिंक में एक सर्वे आएगा, और उस सर्वे पे आपको क्या काम करना है, बस क्लिक करना है। ओके। रोज एक सर्वे होगा, और रोज सर्वे के बाद में आपको कुछ एक अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। ज्वाइनिंग पैकेज क्या है, बोले 15,000 रुपए, 12,000 रुपए, मतलब लगभग एक 12-15 हजार रुपए साइनिंग अमाउंट लेके लोगों को इजी मनी। लोगों को लगा कि घर पे बैठे बैठे ये पैसा हमारा अगर 1,000 रुपए रोज आया तो हमारा एक महीने में 30,000 रुपए आ गया। राइट। तो उनको लगा ये पैसा तो हमारा 1-2 साल में 100 गुना हो जाएगा। बिल्कुल। दैट इज द रीजन कि लोग कहीं ना कहीं फिर से उस माया जाल में फंसे, और वो कंपनी भी फुर हो गई। Okay. तो इस तरीके के फ्रॉड्स हुए हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आज से 100 साल पहले अगर आप देखें, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की शुरुआत अगर आप देखेंगे, तो वो कोई आज सन 2000 में थोड़ी ना हुई। आप जैसे लगभग 100 से ज्यादा देशों में कंपनी काम कर रही है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी एमवे काम कर रही है। राइट। अब आप सोचिए वो कंपनी बंद क्यों नहीं हुई? आज भी नंबर 1 कंपनी है। आप बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम, हर्बल लाइफ का नाम मैं आपको लूंगा, 100 से ज्यादा देशों में काम कर रही है। उसका ब्रांड एंडोर्समेंट विराट कोहली करते हैं, मैरी कॉम करती हैं, रोनाल्डो करते हैं। आप बताइए, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसके प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं और उनको वो करते हैं। इसका कारण क्या है? और सिर्फ एक कंपनी का नहीं, बहुत सारे अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है हमारे हिंदुस्तान में। वेस्टीज मार्केटिंग नाम से जिसमें मैंने आपको बताया वो कंपनी है। इसके अलावा दार्जुब 9 कंपनी है। RCM, जिसका आप रवि OP शर्मा जी के बारे में जिक्र करा, एक बहुत पुरानी, बहुत रेपुटेटेड कंपनी छाबड़ा साहब की। इतनी अच्छी ये कंपनी कभी बंद क्यों नहीं हुई? 2 ही कारण मैं आपको एट द लास्ट 2 ही चीजें बताऊंगा कंपनी बंद होने के। सिर्फ 2 कारण। या तो कंपनी में पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो अनएथिकली चल रहा है, सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा है, और कहीं ना कहीं वो सारा का सारा झोल जब होगा कंपनी में, तो कंपनी तो बंद होनी है। और दूसरा तरीका ये है कि वो डायरेक्ट सेलिंग के सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। आपने मुझे कुछ नाम बताया जिन कंपनी ने काफी ज्यादा स्कैम किए हुए हैं, और जो कंपनी स्कैम करके गई हैं, जो लोग उनकी स्टोरी सुनते हैं वो बहुत डरते हैं इस इंडस्ट्री से कि नहीं मैं तो ज्वाइन नहीं करूंगा। आप ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे?
एक ही मैसेज दूंगा मैं जैनेंद्र जी आपके माध्यम से, आपको सोने और चांदी में फ़र्क पता करना पड़ेगा। अगर आप ये कहते हैं कि मैं बहुत इनोसेंट आदमी हूं, मेरे को सोना और चांदी में फ़र्क करना नहीं आता, तो फिर तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे कि रुद्र जी आप मेरी हेल्प करिए, XYZ कंपनी ने मुझे पिच किया है, मैं इसको ज्वाइन करूँ ना करूँ, तो आप हेल्प करेंगे किसी की? आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आप सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको, आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ, आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, जितने भी लोग अगर आप मुझे आपके माध्यम से देखते हैं, मैं आमंत्रित करूँगा एक बार आप मुझे चाहे तो सोशल मीडिया से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक बार हमारी ऑर्गेनाइजेशन को देखिए। हमने 6 महीने पहले एक अच्छी नीयत के साथ, पवित्र इंटेंशन के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है वेदांत के नाम से, और एक बार उसको देखिए, हमारी नीयत को देखिए, हमारे प्रोडक्ट्स को देखिए। अगर सब कुछ आपको वेल एंड गुड लगता है, आप स्टार्ट कीजिए। और वैसे भी अगर आप किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को भी कर रहे हैं या करने जा रहे हैं और आपने मन बनाना है, तो मैं आपसे कहूंगा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया, आप उस कंपनी के मैनेजमेंट को देख लीजिए कि उनकी इंटेंशन ठीक है, अच्छे खासे लग रहे हैं, आपको काम ठीक कर रहे हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स को देख लीजिए, उनके प्राइसिंग को देख लीजिए। अगर वो कहीं ओवर प्राइस प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो भी आप उनकी नीयत पे शक कर सकते हैं। और मार्केटिंग प्लान देख लीजिए, आपको प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप लोगों को शेयर भी कर देंगे और आपका बिजनेस भी चल पड़ेगा। ओके जी, तो अब डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या दिखते हैं इंडिया में? आने वाले 10 साल बाद हम कहाँ पर स्टैंड करेंगे? क्योंकि जैसे कि मैंने अभी सर्च किया, जो यूएस का मार्केट है वो लगभग 40.5 बिलियन का मार्केट है, जो यूएस के अंदर डायरेक्ट सेलिंग लगभग 3.5 लाख करोड़। हाँ जी। और इंडिया, जबकि पॉपुलेशन की बात करें तो हम काफ़ी आगे हैं, यूएस से बहुत ऊपर हैं पॉपुलेशन में। तो आप 10 साल बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम कहाँ तक पहुँचाएंगे? जैनेंद्र जी, आई ऑलवेज बिलीव एंड मैंने हमेशा कहा है अपने लोगों से कि अगर आप डेटा को मानेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया डेटा को मानती है, Right. और मानना तो पड़ेगा साहब। अगर आप डेटा देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि अमेरिका, जो कि हमसे पॉपुलेशन के मामले में कहीं पीछे है, वी आर द नंबर 1 कंट्री पॉपुलेशन के मामले में ही सही, लेकिन है। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में देखेंगे तो हम कहाँ खड़े हुए हैं वर्ल्ड में? 11वें पायदान पे। राइट। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे जैसे क्लैरिटी आ रही है डायरेक्ट सेलिंग को लेके, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आए, डायरेक्ट सेलिंग को लेके एक्ट बनाया, हर स्टेट अपने अपने रूल्स और अपने अपने एक्ट को बना रही है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग आज के समय में भारत में ट्रांसपेरेंसी के फेस की तरफ बढ़ रहा है, पारदर्शिता की तरफ बढ़ रहा है, लोगों को अवेयर हो रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग और फ्रॉड में कहीं ना कहीं दोनों चीजों में फर्क धीरे धीरे कर पा रहे हैं, समझ बिल्ड हो रही है। तो जैसे जैसे ये इस इंडस्ट्री का फेस पार होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे जैसे आपके, जैसे आज आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग जब डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, आपने मुझे बुला के इस इंडस्ट्री के बारे में समझा, जितनी बार ये समझी जाएगी, जितनी बार ये बोली जाएगी, उतनी ज्यादा मिथक टूटेंगे और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रो होती चली जाएगी। मैंने अभी 2-3 मिनट पहले ही आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके फिक्की की एक रिपोर्ट है जो ये कहती है कि 2026 में ये इंडस्ट्री भारत में 64,500 करोड़ रुपए के बिजनेस को टच करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आज भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में, भारत में 7.5% CAGR की दर से हर साल ग्रो कर रही है। अब आप सोचिए 7.5% CAGR हर साल अगर ग्रोथ रेट है तो ये इंडस्ट्री, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड अगर आप देखेंगे डायरेक्ट सेलिंग में, तो ये डायरेक्ट सेलिंग में इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड वाइड तो ऑलरेडी टर्नओवर कर ही रही है। चूंकि हम हिंदुस्तान के लोग हैं तो थोड़ा सा देर से जागते हैं, लेकिन जागते हैं तो अच्छे से जागते हैं तो फिर क्रांति आती है। तो हम क्या कभी यूएस को पीछे कर पाएंगे? यूएस को, मेरा ऐसा सपना है और मेरा ऐसा मानना है कि हम बहुत जल्दी यूएस के मार्केट को, हाँ उससे पहले एक चीज जरूर हमें करनी पड़ेगी, हमें थोड़ी सी अपनी समझ बढ़ानी पड़ेगी, हमें थोड़ा खुला दिल दिखाना पड़ेगा, इस इंडस्ट्री का वेलकम करना पड़ेगा। चूंकि ये इंडस्ट्री, हमारी देश की जो सरकार आज जिस सोच से काम कर रही है और हमारी देश की जो प्रमुख समस्याएं भी हैं, मैं मानता हूं कि कोई भी समस्या आप उनमें से उठा के देखिए, चाहे आज के समय में आप अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को उठा के देखिए, एक ऐसा बर्निंग टॉपिक है जो कोई छेड़ना नहीं चाहता। रोजगार जैसे ही शब्द आता है, लोगों को सारी सरकारों से नफरत होती है, राइट। युवा हमारे देश का परेशान है,
वो घर में डिग्रीज और डिप्लोमाज लेके बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं भी कोई वैकेंसी नहीं है। अगर कहीं वैकेंसी है तो जिस व्यक्ति को 50,000 मिलना चाहिए उसको 5,000 रुपए दिखाए जा रहे हैं। आपने काफ़ी सारी बातें कही मुझे कि हाँ, डायरेक्ट सेलिंग सबको ज्वाइन करना चाहिए और बहुत ही अच्छा है। काफ़ी अच्छी चीज़ आपने बताई मुझे आज। लेकिन कुछ ऐसा जिसके लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, कोई ऐसा जिसको नहीं ज्वाइन करना चाहिए? देखिए, आपने जैसे पूछा ना डायरेक्ट सेलिंग किसके लिए नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बिल्कुल ब्लंटली बोलूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलग अलग पहलू हैं। और आप देखेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हर किसी के लिए है। किसी के लिए पैसों के लिए, किसी के लिए सपनों के लिए, किसी के लिए स्वास्थ्य के लिए। और खासकर डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स के बारे में आपने इतना सारा जानकारी लिया, इतने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में पूछा, तो ट्रेडिशनल मार्केट को छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बिना किसी केमिकल के, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, जिनको आजकल आप केमिकल फ्री भी कह सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स आपको बहुत वाजिब कीमत में मार्केट में अवेलेबल मिलना बड़ा मुश्किल है, जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको मिल जाता है। तो भले ही आप हो सकता है आपके पास बहुत सामर्थ्यवान व्यक्ति हो, आपके पास पैसे की कोई दिक्कत ना हो, जिन चीज़ों को लेके डायरेक्ट सेलिंग में लोग अभाव में आते हैं, लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लोग तो ऐसे जुड़ते हैं जो कहीं ना कहीं फिजिकल कोई चैलेंज उनके पास होता है, और उस फिजिकल चैलेंज की वजह से डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स को यूज करा और हमारे साथ जुड़ गए, और आज वो हमारे साथ काम भी कर रहे हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज ओपन फॉर ऑल, और मैं तो आपको भी इनवाइट करूंगा कि आप एक बार डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा बने। बिल्कुल। और डायरेक्ट सेलिंग का कम से कम प्रोडक्ट तो जरूर यूज करें। मैं सोचूंगा इस बारे में, बिल्कुल प्रोडक्ट्स आप ट्राई करके देखूंगा मैं जी। कोई ऐसा मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहते हैं? सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की कि आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएं। और एट लास्ट मैं आपकी ऑडियंस के लिए और जितने भी सुनने वाले दर्शक रहेंगे, मैं उन सबसे एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके लोग बोलते हैं। वो कहावत है ना, एक कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके आप किसी भी कंपनी के बारे में पहले से, या फिर पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए पहले से कोई राय बना के अपने मन में मत रखिए। मैं कहूँगा कि आप खुले दिल से, हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हम हर चीज़ को खुले दिल से स्वागत करते हैं, उसका वेलकम करते हैं। तो जब भी आपको कभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कोई व्यक्ति मिले, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करते हुए मिले, या फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कहीं ओपन चर्चा हो रही हो, डिस्कशन हो रहा हो, या कई बार आप सोशल मीडिया पे ही कुछ ऐसे हमारे इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं जो कंटेंट बनाने की होड़ में कभी भी डायरेक्ट सेलिंग वाले लोगों को मीम्स बनाते हैं, या फिर कई बार उनके वेशभूषा को लेके, हमारे कोट पैंट को लेके चर्चा होती है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग में लोग कोट पैंट क्यों पहनते हैं। तो भाई कोट पैंट पहनना कौन सा गलत बात है, आप बताइए? सारे कोट पैंट पहनने वाले लोग चोर हैं क्या? तो इस तरीके की जो चीजें हैं, ये सिर्फ अपने कुछ मजे के लिए और किसी मकसद के लिए करना गलत है। किसी इंडस्ट्री को बदनाम करना गलत है। अगर रियल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, भले ही आप करिए ना जैनेंद्र जी, लेकिन एक चीज जरूर है कि किसी को डीफेम करना इज नॉट अ गुड थिंग। आप एक बार बैठिए, और मैं आपको पर्सनली इनवाइट करता हूं, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्वेश्चंस हैं, मनी डजंट मैटर। नहीं, आज काफी हमारा डिस्कशन हुआ है, मेरे तो सारे क्वेश्चन क्लियर है। तो पैसा महत्व नहीं है, किसी ने कम कमाया, किसी ने ज्यादा कमाया, कोई कम कमाएगा, कोई ज्यादा कमाएगा, बट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ऐसे ही कंटिन्यूअस चलता रहेगा। लेकिन आप सबका प्यार मिलेगा तो ये इंडस्ट्री और ग्रो करेगी, ना सिर्फ 64,500। जैसे आपने एक बड़ी खूबसूरत लाइन बोली थी कि क्या हम कभी यूएस को पीछे कर पाएंगे, तो मैं तो बहुत ब्रॉडली अफर्म करता हूं कि जरूर हम लोग आने वाले कुछ ही वर्षों के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो नंबर 1 टर्नओवर होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, हिंदुस्तान से होगा। तो गाइज, आज काफ़ी अच्छा लगा मुझे रुद्र से बात करके, और हमने काफ़ी सारा डिस्कशन किया था पहले भी इस सब के बारे में, और जो लास्ट पॉडकास्ट था उसके बाद काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे मेरे पास कि हमें ये क्वेश्चंस हैं। आज मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी है किसी भी पॉइंट को लेकर, किसी भी फील्ड को लेकर, मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वो गेस्ट में लेकर आऊँ, और उसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जितने ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर होंगे मैं उतना ही ज़्यादा अप्रोच कर पाऊँगा लोगों को, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं। लोग मुझे मना कर देते हैं कि नहीं, अभी आपके सब्सक्राइबर बहुत कम है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं इनवाइट कर पाऊँ और अच्छे गेस्ट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू रुद्र जी। थैंक यू सो मच जैनेंद्र जी, नाइस टू मीट यू। थैंक यू गाइज। थैंक यू।